एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में कि कोई कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल होता है, कब मोर स्टेबल होता है, कब लेस स्टेबल होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में, व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि आखिर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो आप मेजर कर सकते हैं उसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट के आधार पे। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप ये बता सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है और कितना कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखी हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कि कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो मेजर की जाती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट के आधार पे। बिकॉज क्यों करी जाती है उसके आधार पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑफ लिगेंड्स टू एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल्स। कहता है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने लोन पेयर जब डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को तब जाके एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस आधार पे उसका एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट बन जाता है जिससे हम क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। लेकिन जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे क्या कहता है देखो, कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो आपका दो टाइप का होता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपका कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहले स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और दूसरे वाले को हम बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। पहले वाले का क्या नाम है, पहले वाले का नाम है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और दूसरे वाले का नाम है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसे डिनोट किया जाता है के के द्वारा और जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसे डिनोट किया जाता है बीटा के द्वारा। कभी कभी आपको बीटा के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखते हैं जैसे 2, 3, 4। ये हमें बताता है कि जो कॉम्प्लेक्स बना है वो कितने स्टेप्स में बना है, क्या वो 2 स्टेप में बना है, क्या वो 4 स्टेप में बना है। तो वो स्टेप बताता है यहाँ पे कि ओवरऑल जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है वो कितने स्टेप्स में बता है। और ये जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे भी आपको कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते हैं जैसे K1, K2, K3। तो वो हमें ये बताता है कि पहले स्टेप के अंदर कॉम्प्लेक्स कितना बना, दूसरे स्टेप के अंदर कॉम्प्लेक्स कितना बना, तीसरे स्टेप के अंदर कॉम्प्लेक्स कितना बना। तो इसे समझाने के लिए हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मान के चलते हैं कि हमारे पास में क्या कॉम्प्लेक्स है, कि हमने जो कॉम्प्लेक्स बनाना है वो ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कब बनेगा, जब 4 लिगेंड 4 बार उसके पास में अप्रोच करेंगे। जैसे पहले पहला लिगेंड अप्रोच करेगा, फिर दूसरा लिगेंड अप्रोच करेगा, फिर तीसरा लिगेंड अप्रोच करेगा और फिर चौथा लिगेंड अप्रोच करेगा। तो जब 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे एक एक करके तो वहां पे 4 स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बनेंगे। और अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखेंगे तो वहां पे बीटा 4 हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ लाइंस लिखते हैं, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स, कि हमने एक कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर लिया और वो कॉम्प्लेक्स क्या है, ML4 है, ठीक है। जो कि कब बनेगा, विच इज फॉर्म्ड when 4 ligands attached with, जब 4 लिगेंड्स क्या होंगे, अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। जब 4 लिगेंड्स क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा, तब क्या बनेगा, हमारा ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो रिएक्शन है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। तो आप यहां लिखेंगे इट इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स। ये कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी, 4 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो अब हम वो 4 स्टेप्स देखेंगे जिनके अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब हम देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कितने स्टेप्स के अंदर बना होगा। तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले रिएक्शन के अंदर यानी स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 1 इसके अंदर क्या हुआ होगा कि हमारे पास में पहले मेटल होगा, इस मेटल के पास में पहला लिगेंड आया होगा और ये जब दोनों आए होंगे तब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बना होगा ML, है ना। तो पहले स्टेप के लिए जो स्टेप वाइज कांस्टेंट होता है वो K1 होता है और हमें पता है K1 किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लिखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, K1 की अगर आपसे वैल्यू पूछ ले तो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो M और L ही क्या है आपके, रिएक्टेंट है, तो हमने K1 की वैल्यू लिख दी। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हुआ होगा, देखो स्टेप नंबर सेकेंड,
इसमें क्या हुआ होगा, जो हमारा ये Ml बन चुका है इसके पास में अब दूसरा लिगेंड आएगा। किस तरीके से, देखो हमारे पास में ये Ml बन चुका था, अब इसके पास में दूसरा लिगेंड आया और अब क्या बन चुका है, अब ये बन गया Ml2 बन गया। अब इसके लिए जो स्टेप वाइज कांस्टेंट होगा वो K2 हो जाएगा यहाँ पे, और K2 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी Ml2 डिवाइड में Ml और मल्टीप्लाई में L, ये हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है। तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, देखो स्टेप नंबर 3। तीसरे स्टेप में जो हमारा ये प्रोडक्ट बन चुका है इसके पास में अब तीसरा लिगेंड आएगा। किस तरीके से, देखो Ml2 ये हो गया और हमारे पास में अब तीसरा लिगेंड आ गया, तो इसके लिए जो स्टेप वाइज कांस्टेंट होगा वो K3 हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा अब Ml3, ये बन गया। तो जो K3 की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो लिख दो K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ml3 और डिवाइड में लिख दोगे आप Ml2 और L, यानी Ml2 की कंसंट्रेशन और L की कंसंट्रेशन। लास्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, जो Ml3 बना है इसके पास में अब लिगेंड आएगा, जो फोर्थ लिगेंड आपका बचा हुआ है। तो स्टेप नंबर 4, इसमें आप क्या लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे कि हमारे पास में Ml3 था और एक और लिगेंड आ चुका है, ये K4 हो गया इसका स्टेप वाइज कांस्टेंट, और ये प्रोडक्ट क्या बना देगा, ये बना देगा Ml4 बना दिया। तो K4 क्या बनेगा, K4 बन जाएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी Ml4 डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी Ml3 और मल्टीप्लाई में L हो गया। तो ये K4 लिख दिया हमने, है ना। अब अगर हम देखें कि ये हमारा क्या बन चुका है, देखो प्रोडक्ट जो हमने बनाना था वो बन चुका है हमारा। अगर हम देखें कि ये स्टेप वाइज कांस्टेंट में ना लिखता, अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन में एक ही साथ में लिख देता, तो हम उसे बोलेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो इसका कांस्टेंट आएगा उस रिएक्शन का। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं इसके लिए, ओवरऑल रिएक्शन, तो क्या लिखी जाएगी कि हमारे पास में मेटल था और मेटल के पास में 4 लिगेंड आ गए अचानक से। जैसे ही 4 लिगेंड आए, अब ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होके क्या बना देगी, Ml4 बना देगी। तो इस रिएक्शन के लिए अब जो स्टेप वाइज कांस्टेंट होगा वो स्टेप वाइज नहीं, वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे β4 के द्वारा। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे β4 किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो लिख दीजिए यहाँ पे, देखो β4 किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा Ml4 डिवाइड में क्या आ जाएगा, मेटल की कंसंट्रेशन और लिगेंड की कंसंट्रेशन, यानी मेटल की कंसंट्रेशन और लिगेंड की कंसंट्रेशन। लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी के मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है वो उसकी पावर बन जाता है। तो यहाँ पे लिगेंड के ऊपर क्या आ जाएगा, 4 पावर आ जाएगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि K1, K2, K3, K4 या फिर B4 की वैल्यू क्या होगी। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या होती है। आखिर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होती है, तो अब हम वो देखते हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, ये जो हमने वैल्यूज लिखी थी K1, K2, K3, K4, इनको हम इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 की। यानी आप क्या लिखेंगे रिलेशन निकालने के लिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 विद ईच अदर, यानी आपस में ही वो क्या कर लेंगी, मल्टीप्लाई कर लेंगी। तो कैसे, अगर ये मल्टीप्लाई कर लेती हैं तो क्या हो जाएगा, देखो K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 मल्टीप्लाई K4, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देते हैं। K1 की क्या वैल्यू थी, Ml डिवाइड में M और L था, मल्टीप्लाई K2 की वैल्यू थी Ml2 डिवाइड में Ml मल्टीप्लाई में L, K3 की क्या वैल्यू थी, Ml3 डिवाइड में Ml2 मल्टीप्लाई में L, और K4 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो Ml4 डिवाइड में Ml3 मल्टीप्लाई में लिगेंड। ये हो गया। अब देखो जो चीज़ कट रही है उसे हम काट देंगे। क्या क्या कट रहा है, देखो Ml से तो Ml कट गया, Ml2 से Ml2 कट जाएगा, Ml3 से ये वाला Ml3 कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है तो एज इट इज लिख देते हैं। देखो क्या क्या बच गया हमारे पास में, एक तो हमारे पास में बच गया Ml4 डिवाइड में, और क्या बचा है, एक तो मेटल बच गया
मेटल, और क्या बचा है देखो, एक लिगेंड यहाँ बचा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 4 लिगेंड बच गए। तो लिगेंड हो गया, लिगेंड हो गया, लिगेंड हो गया और लिगेंड हो गया। तो ये कितने लिगेंड हो गए, ये तो 4 लिगेंड हो गए, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं Ml4 डिवाइड में मेटल और लिगेंड की पावर 4, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ध्यान से देखो कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है बीटा 4 के, है ना। तो ये क्या रिलेशन आ गई, ये आ गया बीटा 4 के बराबर। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है, तो आप बताते हैं कि बीटा 4 किसके बराबर हो जाता है, K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 मल्टीप्लाई K4। तो ये हो जाता है हमारा रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और यहाँ पे आप बताते हैं कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उसी कॉम्प्लेक्स की। अब हम देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आखिर कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला फैक्टर आप बताते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर चिलेटिंग लिगेंड्स आपको पाए जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहला फैक्टर आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कौन कौन से थे, जो रिंग बनाते हैं, ऐसे लिगेंड जो क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, उसे कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड। और वो कौन कौन से थे हमारे सिलेबस के अंदर, एक तो EN था जिसका नाम था इथाइलिन डाइअमाइन, दूसरा था हमारे पास में ऑक्स यानी जिसका नाम था ऑक्सालेटो आयन, और तीसरा हम कह रहे थे EDTA जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हमने बताया था, और इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। तो अगर कहीं पे आपको ये वाले लिगेंड्स दिख जाते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं FeEN का थ्राइस, एक तो हमने ये वाला बना लिया और दूसरा हमने बना लिया FeCN का 6 और यहाँ पे 3 नेगेटिव और यहाँ पे कर देते हैं 3 पॉजिटिव। तो इसमें तो क्या लगे हुए हैं मोनोडेंडेट, लेकिन इसमें लगा हुआ है चिलेटिंग लिगेंड, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। और ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो आप क्या लिखेंगे इससे रिगार्डिंग बातें, आप लिखेंगे दैट कॉम्प्लेक्स हैविंग चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्टेबल। वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जिसके अंदर चिलेटिंग लिगेंड पाए जाएंगे। सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग में आप क्या बताते हैं, आप बताते हैं नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पाया जाएगा वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड फैक्टर आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स। इसके अंदर वो कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पाया गया तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको बताए भी थे कौन कौन से थे, एक तो CO था, एक CN था, एक कौन सा था, एक EN भी था, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में ही था। और क्या बताया था, एक हमने बताया था NH3। ये सारे के सारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लिया FeCN का 6 3 नेगेटिव, और एक हमने बना लिया FeF6 का 3 नेगेटिव। दोनों ही अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखोगे तो दोनों की ही +3 आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये वाला क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये वाला क्या है, ये है वीक फील्ड लिगेंड। तो जहां आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखाई दे जाए वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मोर स्टेबल, और ये वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका लेस स्टेबल। तो आप क्या लिखेंगे इससे रिगार्डिंग, आप लिखेंगे दैट कॉम्प्लेक्स having strong field ligand is more stable, कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पाया जाएगा वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग आप बताते हैं कि चार्ज ऑन मेटल, कि मेटल के ऊपर जितनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी मेटल की जो स्टेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं FeCN6 3 नेगेटिव, एक तो हमने ये ले लिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया FeCN6 4 नेगेटिव। तो यहाँ पे जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसके ऊपर आएगी +3, और इसकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसके ऊपर आएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो कहता है कि जिस भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। और ये वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। तो क्या लिखेंगे आपसे इसके रिगार्डिंग बातें आप बताएंगे, दैट कॉम्प्लेक्स having higher oxidation state of central metal atom are more stable। कहता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स, दैट कॉम्प्लेक्स हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जिसके पास में हायर यानी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होगी, वो क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा, जैसे हमने एग्जांपल यहां पे बता दिया। और लास्ट आप बताते हैं फोर्थ, वो क्या बताते हैं, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर, नेचर ऑफ मेटल। कहता है कि जब मैं, जैसे हमारा डी ब्लॉक जो एलिमेंट था उसमें क्या थी, हमारी सीरीज थी, एक 3D सीरीज, एक 4D सीरीज, एक 5D सीरीज। तो कहता है जब मैं 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ जाता हूं, 4D सीरीज से जब मैं 5D सीरीज की तरफ जाता हूं, तो मेटल का नेचर बदल जाता है। और जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं 3D से 4D, 4D से 5D, तो जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की वो क्या हो जाती है, वो बढ़ने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं, देखो एक तो मैंने ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लिया FeCN6 3 नेगेटिव, और दूसरा मैंने बना लिया PtCN6 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको जो ये दो कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं उनमें ये वाला जो मेटल है वो तो है 3D सीरीज का मेटल, ये कौन सा है, ये है 3D सीरीज का मेटल। और लेकिन ये वाला जो प्लेटिनम है ये वाला होता है 5D सीरीज का मेटल। ये कौन सा है, ये है 5D सीरीज मेटल। तो कहता है कि जितना नीचे मैं जाता हूं 3D से 4D, 4D से 5D, तो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल होगा, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो आप लिखेंगे कैसे इन बातों को, आप लिखेंगे व्हेन वी मूव, यानी जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम 3D टू 4D एंड 4D टू 5D मेटल्स, तब क्या होता है, तब स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीज हो जाती है। तो आप बताते हैं देन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी के ऊपर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी के ऊपर। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आया है तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।